नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग की क्लास में हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और इस ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया था। टाइप फर्स्ट, सामान्य भाषा के आधार पर प्रश्नोत्तर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और टाइप सेकंड, कोड के आधार पर, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और टाइप थर्ड, इशारों के आधार पर, जिसको हम अभी इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़े हैं, रक्त संबंध से संबंधित, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे इस टाइप थर्ड में भी अप्लाई होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे पिता के भाई का बेटा है। वह व्यक्ति रमन का क्या लगा? आपको ये बताना है। तो देखो गाइज, जो व्यक्ति इशारा करके बता रहा है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे रमन बता रहा है तो हमने यहाँ पर लिख लिया रमन। अब रमन ने क्या कहा किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, रमन ने क्या कहा उसकी बातें सुनो। और हमारा जो फैमिली ट्री है, जैसे कि हम पिछली 2 क्लासेस में बनाते आ रहे हैं, टाइप फर्स्ट में भी हमने फैमिली ट्री बनाया, टाइप सेकंड में भी बनाया, और इस टाइप थर्ड में भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे और उसी से हम अपने प्रश्नों के उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखो, रमन कह रहा है किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरे पिता के भाई का बेटा है। मेरे पिता के भाई का बेटा है, तो ये रमन है। रमन का पिता होगा इसके ऊपर, अगली पीढ़ी में, ऊपर की पीढ़ी में होगा। और इसके पिता का भाई होगा कोई इधर, इसके पिता के भाई का बेटा है, अर्थात ये वो व्यक्ति है जिसकी रमन बात कर रहा है, ये वाला। तो वह व्यक्ति रमन का क्या लगा, अर्थात ये व्यक्ति इस रमन का क्या लगेगा, ये बताना है। तो बताओ क्या लगेगा। अब देखो, यहाँ पर 2 कंडीशन है। या तो लगेगा वो तहेरा भाई। तहेरा भाई किसे बोलते हैं? इंग्लिश में एक ही शब्द होता है जिसको बोलते हैं कजन। तहेरा भाई उसे बोलते हैं जो ताऊ का बेटा होता है। और चचेरा भाई उसे बोलेंगे जो चाचा का बेटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में तहेरा भाई तो है नहीं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, चचेरा भाई। तो इसलिए हम इसको चचेरा भाई ऑप्शन टिक कर देंगे। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है, कजन। तो इसलिए यहाँ पर हिंदी में उसने चचेरा भाई लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। अगर हमने 2 क्लासेस बहुत अच्छे से समझी है पिछली वाली, तो इस टाइप के प्रश्नों को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार और मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जो व्यक्ति इशारों में बात करके बताएगा कुछ, उस व्यक्ति को हम लिख लेंगे। जैसे कि रमन यहाँ पर कुछ कहता है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर रमन। रमन ने क्या कहा किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए? रमन ने कहा कि वह व्यक्ति मेरे पिता के भाई का बेटा है। तो यहाँ पर हमने फटाफट रमन का पिता बना दिया, और इस रमन के पिता का हमने एक भाई बना दिया, और इस रमन के पिता के भाई का बेटा है, यानी कि ये है वो। तो तुमसे पूछा कि ये व्यक्ति रमन का क्या लगेगा, तो बताओ क्या लगेगा। वो लगेगा चचेरा भाई। भाई, तुम्हारे पिता का कोई भाई हो, तुम्हारे पिता का भाई और उसका बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? या तो चचेरा भाई लगेगा या तहेरा भाई लगेगा। तो हम उसको इंग्लिश में कजन बोल देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक मार दिया, चचेरा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीनू ने कहा। कौन कह रही है? मीनू। तो इस मीनू को हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया मीनू। अब ये मीनू क्या कह रही है इसकी बात सुनेंगे और हम अपना फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। तो मीनू ने क्या कहा किसी महिला की ओर इशारा करते हुए? कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की सास है। यानी कि जो मीनू की माँ है ऊपर, ये इसकी इकलौती बेटी होगी। तो मीनू की माँ की इकलौती बेटी खुद मीनू तो होगी भाई, उसने खुद का इकलौती बेटी। तो मीनी खुद, जो मीनू है वो अपनी माँ की खुद इकलौती बेटी हो गई। अब इकलौती बेटी की सास है, यानी कि इस इकलौती बेटी की सास। तो सास कैसे होगी? इसका हस्बैंड होगा कोई। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, मीनू और इसका हस्बैंड। तो इसको हमने ऐसे बंद कर दिया आयत में। और इसके हस्बैंड की एक माँ होगी, तभी तो वो सास होगी। भाई फिर से पढ़ो सवाल को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीनू ने कहा, क्या कहा मीनू ने? कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी। भाई जो मीनू की माँ है उसकी इकलौती बेटी खुद मीनी हुई।
इकलौती बेटी की सास है, तो मीनू की सास कैसे होगी? मीनू का पति होगा और उसके पति की माँ होगी, तभी तो वो मीनू की सास होगी। तो हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार है। अब हमसे सवाल में पूछा है वह महिला मीनू की क्या लगती है? तो ये जो महिला है ये जिसकी ओर मीनू ने इशारा करके बताया, इसी के बारे में तो बताया मीनू ने इशारा करके, ये इशारे में बता रही है अपनी सास को। तो ये महिला मीनू की क्या लगेगी? तो सास लगेगी, क्योंकि ये इसके मीनू के पति की माँ है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत आसानी से और बहुत आनंद के साथ इन टाइप के प्रश्नों को समझ रहे होंगे और आपको रीजनिंग पढ़ने में खूब मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। कौन कह रहा है? राहुल। तो इस राहुल को हमने पकड़ लिया और इसी को हमने यहां पर लिख दिया। अब ये राहुल किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके क्या कह रहा है, इसकी बातें सुनते चले जाओ और हमारा जो फैमिली ट्री है उसको बनाते चले जाओ। तो देखो राहुल क्या कह रहा है किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कि वह मेरे दादा के बेटे का बेटा है। राहुल का दादा कैसे बनेगा बताओ? इस राहुल का पिता होगा कोई, ये हमने बना दिया राहुल का पिता। और राहुल के पिता का कोई पिता होगा तभी तो वो राहुल का दादा लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला व्यक्ति हमने बनाया ऊपर की पीढ़ी में, ये राहुल का दादा बन गया। ठीक है। राहुल ने बताया कि वह व्यक्ति मेरे दादा के बेटे का बेटा है। दादा के बेटे का बेटा है, यानी कि खुद राहुल अपनी बात कर रहा है। वह व्यक्ति राहुल का क्या लगेगा? अच्छा, राहुल का क्या लगेगा? तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि राहुल का दूसरा कोई भाई हो। देखो बात समझो, यहाँ पर हमारे पास राहुल ने एक व्यक्ति के बारे में बताया इशारा करते हुए कि वह व्यक्ति मेरे दादा के बेटे का बेटा है। तो राहुल का दादा ये रहा सबसे ऊपर, और राहुल के दादा का बेटा ये रहा, और इसके बेटे का बेटा यानी कि खुद राहुल का भाई रहा। तो राहुल का व्यक्ति वह क्या लगेगा? तो ये राहुल का क्या लगेगा बताओ? भाई लगेगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास भाई नहीं है। अगर होता तो हम उस पर टिक लगा देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी। भाई नहीं है लेकिन चचेरा भाई है। तो चचेरा भाई भी तो हो सकता है, लेकिन हमारे ये जो हमने फैमिली ट्री बनाया इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ चचेरा भाई। तो अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा? ये राहुल है, हमने यहाँ पे लिख दिया राहुल। अब इस राहुल ने क्या कहा, इसको गाइस मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। राहुल की जो बात है उसको हम एज इट इज लिखते चले जाते हैं। राहुल ने किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वह व्यक्ति मेरे दादा के बेटे का बेटा है। तो पहले तो इसका दादा बनाओ, राहुल का हमने बना दिया पिता, और राहुल के पिता का जो पिता होगा वही तो राहुल का दादा होगा। तो ये बन गया राहुल का दादा। उसने कहा वह व्यक्ति मेरे दादा के बेटे का बेटा है। तो एक बेटा तो राहुल के दादा का ये है, राहुल का पिता। तो भाई दूसरा बेटा भी तो हो सकता है राहुल के दादा का, वो इधर हमने बना दिया। और इसका बेटा भी तो हो सकता है वो। भाई कोई जरूरी थोड़ी कि राहुल के दादा का इकलौता ही बेटा हो, उसने ये तो नहीं कहा इकलौता बेटा है। दादा के दो बेटे हो सकते हैं, तीन बेटे हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो हमने ये बना दी कि राहुल के ये इकलौता बेटा है राहुल के दादा का। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो ये हमने इसलिए बनाई क्योंकि राहुल के जो दादा हैं उसके दो या तीन बेटे हो सकते हैं। तो देखो हमारी कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो गई है। उसने कहा मेरे दादा के बेटे का बेटा है, तो राहुल का दादा ये है सबसे ऊपर, और इसका बेटा ये भी है, और इसका बेटा ये भी है। तो ये वाली कंडीशन तो मैंने फर्स्ट में बना ली वाली कंडीशन। अब ये सेकंड कंडीशन है। तो ये वो व्यक्ति आ गया। अब बताओ ये राहुल का क्या लगेगा? ये राहुल का लगेगा चचेरा भाई, क्योंकि इंग्लिश में हम कजन बोलते हैं उसको, चाहे चचेरा भाई कह लो या तहेरा भाई कह दो, बात एक ही है। तो अगर हमारा ऑप्शन इस वाले पहले से आ जाता तो ये भी ठीक था। इससे नहीं आ पाया तो हमने ऐसे दिमाग दौड़ाया, इससे आया। गाइज मैंने जानबूझ के ये प्रश्न आपके लिए तैयार करे हैं ताकि अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम एक एक प्रश्न में दो दो तीन तीन तरीके से समझ सकें। हमें हमारे दिमाग को खोलना है एग्जाम में पूरी तरह से। ये वाला काम नहीं कर रहा तो ये वाला करेगा, ये नहीं कर रहा तो ये करेगा। आगे आप और भी इसी तरह के सवाल देखेंगे जिनमें दो दो तरीके लगेंगे और दो दो ऑप्शन होंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आपकी समझ बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। लड़की की ओर इशारा करके एक महिला कह रही है। तो भाई ये जो महिला है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। चलो ये महिला कह रही तो हमने यहाँ पर लिख लिया, महिला लिख देते हैं। चलो इस महिला को हमने कर दिया सर्किल में बंद, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर कोई महिला होगी तो उसको सर्किल में बंद कर देते हैं। तो ये महिला किसी लड़की की ओर इशारा कर रही है, और क्या कह रही है उसके बारे में? कह रही है कि वह मेरे पति की बहन की बेटी है।
तो इस महिला का पति होगा कोई, ये इस महिला का हमने बना दिया पति। और सबसे पहले हमारा काम, जब पति पत्नी हमें मिल जाए तो उनको आपस में आयतें बंद कर दिया। अब उसने कहा वह मेरे पति की बहन का इसके पति की बहन है, ये इसके पति की बहन बना दी हमने। इसकी बहन की बेटी है, यानी कि ये इधर नीचे आ जाएगी। जिस महिला की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है जिस लड़की की ओर, वो लड़की ये है, इस महिला के पति की बहन की बेटी। अब तुमसे सवाल में पूछा गया है वह लड़की उस महिला की क्या लगेगी, अर्थात ये जो लड़की हमारी नीचे बनी है ये इस महिला की क्या लगेगी, हमें ये बताना है। तो बताओ पति की बहन क्या होती है? अगर कोई लेडी है, जैसे महिला है, इसका ये पति है, और पति की बहन इसकी क्या लगेगी? ननंद। तो जो ननंद का बेटा या बेटी होगी वो क्या लगेगी? उसको हम बोल देते हैं नंदौत। तो ऑप्शन नंबर बी। भतीजी भी कह सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में हमारा एक ही शब्द होता है, जैसे चचेरा भाई के लिए कजन, और वैसे उसके उसके लिए हम यूज करते हैं शायद नेफ्यू, कुछ ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इसको भतीजी भी कह सकते हैं या नंदौत भी कह सकते हैं। जो बिल्कुल गांव की देहात की भाषा में बात करें तो वो नंदौत एकदम एग्जैक्ट होता है, गांव देहात कुछ नहीं होता, एकदम शुद्ध भाषा में ये नंदौत कहलाएगा। क्योंकि भाई अगर भतीजा होगा या भतीजी होगी तो वो तो भाई की बेटी होगी, फिर तो कोई अंतर ही नहीं बचा भतीजी में और नंदौत में। हमें पता है कि भतीजी जो है वो भाई की बेटी होगी, और कहाँ ननंद की बेटी कहाँ भाई की बेटी, दोनों भतीजी कैसे हो सकती हैं? तो इंग्लिश में बहुत ही आसान काम ढूंढ दिया सबके लिए, बस कजन लगा दिया, जबकि हिंदी में जो जो है वही बताया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 5 की ओर। देखो फ्रेंड्स, 5 में क्या कहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। किसने कहा? सीमा ने। किसकी ओर इशारा कर रही है? व्यक्ति की। क्या कह रही है? तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहां पर सीमा। अब ये सीमा क्या कह रही है, बस जो जो ये बात कहती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे। तो सीमा कह रही है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इस सीमा का पिता होगा, इसके पिता के इकलौते बेटा। तो इस सीमा का पिता का इकलौता बेटा कौन होगा बताओ? खुद सीमा का भाई होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर वो सीमा का भाई हमने बना दिया। दोबारा पढ़ो। सीमा ने किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि इसके सीमा के भाई का बेटा है ये। जिस व्यक्ति की ओर सीमा इशारा कर रही है वो व्यक्ति उसके खुद के भाई का बेटा ही तो हुआ। भाई फिर से सोचो, सीमा का पिता है और सीमा के पिता का इकलौता बेटा है, तो यानी कि वो सीमा का भाई तो हुआ खुद, और उसका बेटा है। तो वह व्यक्ति सीमा का क्या लगा? बताओ क्या लगेगा? ये व्यक्ति सीमा का क्या लगेगा? भाई का बेटा क्या लगेगा? भाई का बेटा भतीजा लगेगा। भाई का बेटा भतीजा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है? रवि। तो हमने यहां पर रवि को लिख लिया। अब ये रवि क्या कहेगा, देखो इसकी बातें सुनेंगे। रवि ने कहा वह मेरी माँ के पोते का पिता है। रवि की माँ बना दो एक, ये रही रवि की माँ। रवि की माँ के पोते का पिता है, तो रवि की माँ ये रही। तो रवि की माँ का पोता कैसे हो सकता है? खुद रवि का बेटा तो हो सकता नहीं। रवि की माँ के पोते का पिता है, यानी कि खुद रवि अपनी बात कर रहा है ना, और ये वो व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति रवि का क्या लगेगा? तो वह व्यक्ति यानी कि ये व्यक्ति रवि का क्या लगेगा? पुत्र ही तो लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थी गाइस कंडीशन नंबर 1। देखो इसमें दूसरा सवाल कैसे बन सकता है? अगर हमारे इस प्रश्न में ये कह देता कि वह मेरी माँ के इकलौते पोते का पिता है, या इकलौते पोते का, इकलौता शब्द यूज कर देता, तो हमारा ये वाला कंडीशन ठीक थी। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि ये रवि है और ये रवि की माँ हो गई इधर ऊपर, और उसने कहा कि वह मेरी माँ के पोते का पिता है। तो बताओ रवि का जो बेटा होगा वो भी इसकी माँ का पोता लगेगा, लेकिन जो रवि का भाई होगा और रवि के भाई का जो बेटा होगा वो भी तो इसकी माँ का पोता लगेगा, या नहीं? बताओ मैं कुछ गलत कहता हूं तो। भाई पहली कंडीशन में तो हमने ये कह दिया कि रवि का बेटा इसकी माँ का पोता लगेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि रवि के भाई का बेटा हो, हमने ये बेटी बना दिया बेटा हो, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। तो ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। तो अगर हम कंडीशन नंबर 2 लेके चलते हैं तो देखो, अब ये व्यक्ति रवि का क्या लगेगा?
तो ये व्यक्ति रवि का भतीजा लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हमसे सवाल में एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे सवाल में ये कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरी माँ के पोते का पिता है। तो रवि की माँ ये रही और इसका पोता ये रहा नीचे और इसका पिता है, खुद रवि बात कर रहा है। तो वह व्यक्ति रवि का क्या लगा? तो ये जो व्यक्ति है रवि का पुत्र लगा कि नहीं लगा? तो ये तो हमने आंसर टिक कर दिया कि पुत्र लगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर पुत्र ऑप्शन में नहीं होता, ये मान लो कि ऑप्शन में पुत्र है ही नहीं, तो फिर कैसे दिमाग दौड़ाएंगे? हमारा आंसर यही है, डी। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कोशिश ये है कि अगर थोड़ी देर ये सोच के देखो कि ऑप्शन में पुत्र होता ही नहीं, तो फिर हम ये भी तो कह सकते थे कि भाई रवि का कोई भाई होगा और इस भाई का बेटा होगा। तो अब ये भाई का बेटा रवि का क्या लगेगा? भतीजा। तो अगर ऑप्शन में पुत्र नहीं होता तो हम कह देते कि ऑप्शन नंबर हमारा जो भतीजा होगा वो हो जाएगा। लेकिन हमारा इसी से काम चल गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति किसी महिला की ओर इशारा कर रहा है और वो क्या कह रहा है? देखो ये वो व्यक्ति है जो इशारा करके बता रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी की माँ है। इस व्यक्ति का पिता है कोई? ठीक है। पिता की पत्नी है कोई? ये रही, ठीक है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इनको हमने एक आयत में बंद कर दिया, ठीक है। उसने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी की माँ है। इस पत्नी की बेटी होगी कोई? ये रहा, बेटी की माँ है, यानी कि खुद इसी पे आ गया, लौट के घूम फिर गया वो। वही व्यक्ति ये रहा, व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता के पत्नी की बेटी की माँ है। तो यानी कि इनडायरेक्टली यहीं पे तो आ गया, वो अपनी माँ पे ही तो आ गया। वो व्यक्ति अपनी माँ की ओर ही तो इशारा कर रहा है। वह महिला उसकी क्या लगती है? तो बताओ, वह महिला उसकी माँ ही तो लगेगी। नहीं समझे बात? चलिए नहीं समझे तो दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। ये वो व्यक्ति है जो किसी महिला की ओर इशारा करके बताने की कुछ कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि वो जो महिला है जिसकी वो बात कर रहा है वह मेरे पिता की पत्नी, अर्थात इस व्यक्ति का कोई पिता होगा जिसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, और इसकी पत्नी होगी, ये हमने सर्किल में बना दी। दोनों को हस्बैंड वाइफ है तो इसलिए आयत में बंद कर दिया। अब वो कह रहा है आगे पढ़ो, मेरे पिता की पत्नी की बेटी की माँ है। पत्नी की बेटी कौन होगी? पत्नी की बेटी ये खुद इसकी बहन होगी कि नहीं? और इस बेटी की माँ फिर वापस यहीं पे आ गया लौट के, अर्थात वो खुद की अपनी माँ की बात ही तो कर रहा है। तो वो इसी की बात कर रहा है, अपनी माँ की। तो वह महिला उसकी क्या लगती है? तो वह महिला उसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी। आई होप गाइस आसानी के साथ आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा। देखो किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है गीता, और गीता क्या कह रही है पहले हम इस गीता को लिख लेते हैं। हमने ये गीता लिख लिया। गीता कह रही है वह मेरे पति की माँ के इकलौते बेटे का पुत्र है। तो पहले गीता का पति बनाओ भाई। जब गीता का पति होगा तो हमें ये पता चलेगा गीता महिला है, इसका पति हो गया ये, और इन दोनों को हमने कर दिया एक आयत में बंद। ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो गीता ने कहा वह मेरे पति की माँ के इकलौते बेटे का पुत्र है। तो पति की माँ कहाँ होगी? ऊपर की साइड में, ये बना दी हमने ऊपर, इसकी पति की माँ। अब वो कह रहा है इकलौता पुत्र। जब इसकी पति की माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? खुद इसका पति होगा ना। इकलौते बेटे का पुत्र है, अर्थात इसका भी पुत्र है वो। तो वह व्यक्ति गीता का क्या लगता है? तो बताओ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये व्यक्ति गीता का पुत्र ही तो लगेगा। देखो फैमिली ट्री बनाने से कितनी आसानी होती है। हमने ये जो सिंबल है इनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर पुरुष होगा तो उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, कोई लेडी होगी तो सर्किल में बंद कर देंगे, हस्बैंड वाइफ हुआ तो उसको आयत में बंद कर देंगे, और अगर भाई बहन हुए तो उनको आपस में दोनों को तीर से जोड़ देंगे। तो हमारा सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये गीता है। ये गीता क्या कह रही है? किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए गीता कह रही है कि वह व्यक्ति मेरे पति की, देखो ये व्यक्ति गीता है, इसका पति कोई कैसे होगा? यहाँ पे इसका ये पति हमने बना दिया और दोनों को हमने कर दिया बॉक्स में बंद।
तो वो कह रही कि मेरे पति की माँ, इसके पति की माँ ये रही, और इसकी माँ का इकलौता बेटा खुद इसका पति हुआ, और इसके इकलौते बेटे का भी पुत्र है, यानी कि यहाँ पर वो पुत्र आ गया। तो इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। तो बताओ ये गीता का पुत्र लगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुत्र, यानी कि सी। मुझे पूरी आशा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। किसने कहा? सीमा ने। तो ठीक है, हमने यहाँ पर सीमा लिख दिया। एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे पिता की पोती है। तो बताओ, ये सीमा है, इसका पिता होगा ऊपर, और इसकी पोती कैसे होगी? सीमा तो हमें लेडी लग रही है, इस सीमा का भाई होगा, और इस भाई की बेटी होगी, तभी तो इसके पिता की ये पोती लगेगी। समझे कि नहीं समझे बात? अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा आपको बनाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां से समझ में आएगी बात। सीमा ने क्या कहा? हमने यहां पर सीमा लिख दिया। सीमा ये कह रही है कि वह व्यक्ति मेरे पिता की पोती है। तो सीमा का पहले हमने पिता बना दिया, ये बना दिया हमने सीमा का पिता। अब इसकी पोती कैसे होगी? सीमा का जो पिता है इसकी पोती कैसे होगी? भाई सीमा की अगर हम बेटी बना देंगे तो वो तो इसकी धेती हो जाएगी, जिसको नातिन बोलते हैं। लेकिन पोती कैसे बनेगी? सीमा का भाई होगा। तो जो सीमा का भाई होगा, इस भाई की बेटी होगी, तभी तो वो इसके पिता की पोती लगेगी। तो हमारा फिगर बन के तैयार है। अब हमसे क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा है कि सीमा उस बच्ची से कैसे संबंधित है, अर्थात सीमा इस बच्ची की क्या लगेगी? बताओ भाई, ये लेडी है सीमा, और ये सीमा के भाई की बेटी है, तो सीमा इसकी क्या लगी? सीमा इसकी बुआ लगी ना। प्रश्न नंबर 9, बुआ लगी। अगर ये पूछता ये बच्ची सीमा की क्या लगेगी, तो ये बच्ची सीमा की भतीजी लगेगी, क्योंकि भाई की बेटी है। चलिए गाइस अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। ये आसानी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने जो शुरू की 2 क्लासेस करी हैं उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, किसको बॉक्स में बंद करते हैं, किसको सर्किल में रखते हैं, और ये दोनों भाई बहन को ऐसे जोड़ते हैं, और जो कपल होते हैं उनको एक आयत में बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपने समझ रखी हैं, इसलिए अब आपको ये बातें आसान लग रही हैं, और इतना ही आसान है गाइस, कोई भी एग्जाम निकालना इतना ही आसान है, बस कंटिन्यूअसली आप अपने काम में लगे रहिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो 10वां प्रश्न ये रहा। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सोनू ने कहा। कौन कह रहा है? सोनू। तो इस सोनू को ही पकड़ लो, जो हमें कोई खबर दे रहा है उसको ही पकड़ो और उसी से पूछो पूरी बात है क्या। कभी भी इधर उधर की बातें सुन के उस पर विश्वास मत करो। ऑफिशियल न्यूज पर हमेशा ध्यान दो, फेक न्यूज पर ध्यान मत दो। तो ये जो ऑफिशियल सोर्स है सोनू, हमने इसी से पकड़ लिया, इसी को पकड़ लिया, और अब हम इसी से पूछ रहे हैं भाई तू बता क्या कहना चाहता है, कैसे कैसे तूने क्या क्या कहानी बताई। क्योंकि हम एक की बात सुन के दूसरे से सुनेंगे तो कुछ ऊंच नीच हो जाती है। बचपन में खेल खेलते थे, मुझे याद आ गया, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे वो खेल क्या होता था, एक सर्किल बनाते थे, उस सर्किल में हम सारे फ्रेंड्स लोग बच्चे बच्चे मिलके बैठते थे। जैसे ये 1 नंबर पे कोई बैठा है, इधर दूसरे नंबर पे कोई बैठा है, इधर तीसरे नंबर पे कोई बैठा है, चौथे पे कोई बैठा है, और 5वें पे कोई बैठा है। खेल ये होता था कि यहाँ से जो 1 नंबर का व्यक्ति है वो सर्किल कहीं से भी शुरू हो सकता है, सर्किल में तुम गिनती कहीं से भी शुरू कर लो। तो ये व्यक्ति कान में इसके कुछ कहता था, कान में कुछ कहता था, जो कि इन किसी को आवाज नहीं जाती थी। और अब ये व्यक्ति इसके कान में कुछ कहता था, दूसरे नंबर का व्यक्ति तीसरे के कान में कुछ कहता था, तीसरे नंबर का चौथे के कान में कुछ कहता था, चौथे का नंबर का 5वें के कान में कुछ कहता था, और 5वें नंबर का इसके कान में कुछ कहता था। लेकिन कहने से पहले एक पर्ची उछाली जाती थी कि क्या कहना है, वो पर्ची यहां बीच में रखी रहती थी। तो खेल ये था कि जो पर्ची में जो, मतलब ये क्या कहना है, केवल ये व्यक्ति उठाएगा इसको जो शुरू करेगा बात को कहना। इस पर्ची पे क्या लिखा है वो यहां से वो बात कह के चुपचाप पढ़ के इस पर्ची को यहीं बंद करके रख देता था। तो इसने इसके कान में कुछ कहा। अब ये दूसरा जो व्यक्ति है शरारती होता है, इसने बात बदल के इसके कान में कुछ दूसरी बात कह दी, इसने और बात बदल के कुछ तीसरी बात कह दी, इसने पूरी बात बदल के कुछ चौथी बात कह दी।
और इसने तो फिर पता नहीं क्या ही कह दिया। तो इसको हमने बोल दिया था गुड़ गोबर हो जाना, गुड़ का गोबर बन जाना। तो फिर जब हम बाद में चेक करते थे कि भाई जो हमने बात यहाँ से निकाली थी और जो यहाँ पर हमें मिली है वो दोनों सेम है या नहीं है, तो बहुत ही ऊट पटांग बातें मिलती थी। बात शुरू कहीं से होती थी और खत्म जाकर कहीं और होती थी। तो ये बचपन का खेल मुझे याद आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सोनू है कहने वाला, तो हम सोनू को ही पकड़ेंगे। भाई तू ही बता क्या बात है। हम इधर उधर से सुनेंगे किसी से तो फिर वही गुड़ का गोबर हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोनू को पकड़ा और इस सोनू के हिसाब से ही हम सारी बातें लिखते जाएंगे। किसी की हम बात सुनेंगे ही नहीं। जो इशारा करके हमें बात बता रहा है बस उसी के इशारे पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर इशारे इशारे में सोनू कुछ कहना चाहता है तो हमने इस सोनू को यहाँ पर लिख दिया। चलो साहब, सोनू क्या कह रहा है किसी व्यक्ति को और इशारा करते हुए? वह कह रहा है कि वह मेरे मामा के इकलौते भतीजे का पिता है। अब पहले सोनू का मामा बनाओ, सोनू का मामा कैसे बनेगा? भाई सोनू की मम्मी होगी और सोनू की मम्मी का भाई होगा, तभी तो मामा बनेगा। और मामा जो है वो पुरुष होगा, तो इसलिए हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये हमने सोनू का मामा बना दिया फिर बॉक्स में। वह मेरे मामा के इकलौते भतीजे का पिता है। अब मामा का भतीजा कैसे होगा ये सोचो। भतीजा ऐसा होगा कि ये जो मामा है इसका इसका दूसरा भी भाई होगा इसके मामा का, और इसका बेटा होगा, क्योंकि भतीजे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने लिखा है ऊपर की जो पीढ़ी हमने बना दी है, ये तो है सोनू की माँ, है कि नहीं? ये सोनू का मामा है और ये सोनू का दूसरा मामा है। ये दोनों सोनू के मामा है और ये सोनू की माँ है। यानी कि ऊपर के तीनों लोग आपस में भाई बहन है। ये दोनों भाई भाई हैं, एक और 2 नंबर के, और ये माँ है। तो सोनू ने ये कहा कि वह व्यक्ति मेरे मामा के इकलौते भतीजे का पिता है। इकलौते भतीजे का पिता है वह व्यक्ति। तो इकलौता भतीजा यही तो हुआ, और उसका पिता है मामा के इकलौते भतीजे का पिता, यानी कि इस 2 नंबर की बात कर रहा है वो। तो वह व्यक्ति सोनू का क्या लगता है बताओ? सोनू का ये दूसरे नंबर का आदमी क्या लगेगा? भाई मामा ही तो लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, सोनू का क्या लगेगा बताओ? सोनू का मामा ही तो लगेगा। नहीं समझे बात? चलिए, अगर नहीं समझे होंगे तो हम दोबारा इस चित्र को बनाते हैं फिर से। यहां पर हमने सोनू को रख दिया इधर, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। सोनू ने कहा, क्या कहा? वह मेरे मामा के, तो सोनू का पहले मामा बनाओ। हमने सोनू की पहले माँ बना दी, ये रही। और अब इस सोनू का हमने मामा बना दिया, इसकी माँ का जो भाई होगा वो सोनू का मामा होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है। वह मेरे मामा के इकलौते भतीजे का पिता है। अब बताओ इसके मामा का इकलौता भतीजा कैसे होगा? भाई जो बहन का बेटा होगा तो वो तो भांजा लगेगा या भांजी लगेगी। भतीजा तो वही लगेगा ना जो भाई का बेटा होगा। तो इसका जो सोनू का ये मामा है, इसका कोई दूसरा भाई है और इसका बेटा है। बात समझे? सोनू ने कहा कि मेरे मामा के इकलौते भतीजे का पिता, तो मामा का जो भतीजा है ये सोनू का तो ये मामा है। ये कौन है? ये सोनू का मामा है। और ये जो व्यक्ति है ये जो व्यक्ति है ये इस मामा का भतीजा है। और इस भतीजे का पिता, इसका जो पिता है यही तो है, इसी की तो वो बात कर रहा है। तो बताओ ये सोनू का क्या लगा? ये जो इंसान है ये सोनू का क्या लगा? इसकी बात कह रहा है। तो भाई ये सोनू की माँ है ऊपर वाली। ये सोनू का 1 नंबर का मामा है, ये 2 नंबर का मामा है। 1 नंबर 2 नंबर मतलब हमने वैसे ही दे दिया, कुल मिला के दोनों सोनू के मामा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी। मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 11 में कहा है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। पुरुष परिचय करा रहा है किसी महिला का, क्या करा रहा है? तो पहले इस पुरुष को लिख लो। यहाँ पर हमने लिख लिया, ये जो परिचय करने वाला इंसान है, कराने वाला है, इसको हमने लिख लिया, और ये पुरुष है तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब ये पुरुष परिचय कराते हुए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है बच्चों सवाल। देखो ये कोई महिला है और इनकी माता है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है।
यानी कि इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो पुरुष है ये इसका हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं हुए। एक बार फिर से समझते हैं। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी कि इस महिला की जो बेटी होगी उसी की तो बात कर रहा है वो। तो पूछा जा रहा है तुमसे उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो ये जो पुरुष है ये इसका क्या लगेगा, ये इसका पिता ही तो लगेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बैक करके देखें, रिवर्स करके देखें, जितनी बार आपको देखना है देखें। बस हमें मतलब ये होना चाहिए कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं गाइस। देखो अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर हमारे पास 12। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 12 में? तो प्रश्न नंबर 12 क्या है कि एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए राम ने कहा। क्या कहा भाई? कहने वाला कौन है? राम। तो इस राम को ही पकड़ लो बस, क्योंकि हमें दूसरे की बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे वो बचपन का खेल याद आ गया। बात कहीं से शुरू होती है फिर बात कहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस राम को हमने पकड़ लिया। और राम क्या कह रहा है उसकी बातें सुनो। यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। तो राम का दादा बना दो फटाफट। कैसे बनेगा? ये राम के पिता हो गए और ये राम के हो गए दादा। इकलौते पुत्र की लड़की है तो बताओ, राम के दादा के इकलौते पुत्र खुद राम के पिता हुए और उसकी लड़की होगी। इकलौते पुत्र की लड़की है तो इकलौता पुत्र राम के पिता और उसकी लड़की कौन होगी? यानी कि राम की बहन होगी और इसकी भी लड़की है। तो वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। तो बताओ राम की ये महिला क्या लगेगी भाई? राम के बहन की बेटी राम की क्या लगी? भांजी लगेगी कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। भाई तुम हो यहाँ पर, आप खुद को रख के बैठो। ये आप हो यहाँ पर तुम, और ये तुम्हारी बहन है, इसकी बेटी है। तो बहन की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? भांजी लगेगी। वही इसमें कहा गया है। अगर नहीं समझ में आया प्रश्न तो देखो दोबारा एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमने क्या कहा? राम कुछ इशारे में कह रहा है तो हमने राम को ही पकड़ लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया राम। अभी राम क्या कह रहा है इसकी बातें सुनते चले जाओ और हमारा जो फैमिली ट्री है उसको बनाते चले जाओ। तो राम ये कह रहा है कि यह मेरे दादा के, पहले राम का दादा बनाओ, आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो राम का दादा कैसे बनेगा? राम का पिता होगा और राम के पिता का जो पिता होगा वही तो राम का दादा होगा। तो हमने राम का दादा बना दिया। वो कह रहा है कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। लड़की की लड़की है। अब बताओ दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? खुद राम का पिता होगा कि नहीं? अब इसकी लड़की है। राम के पिता की लड़की राम की बहन लगेगी कि नहीं? और लड़की की लड़की है, लड़की नहीं है, लड़की की लड़की है। तो राम इस लड़की का क्या लगेगा? तो राम इस लड़की का लगेगा मामा। और ये लड़की इस राम की क्या लगेगी? ये लड़की राम की लगेगी भांजी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताइए किसको समझ में नहीं आया? मैंने बहुत ही गाइस आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और जो सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं मैंने आपको पहली और दूसरी क्लास में समझाया है। इसलिए मैं पहली क्लास पर ज्यादा जोर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फिर हमारे दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट कहीं भी कुछ गड़बड़ रहते हैं तो आपको सवाल करने में फिर परेशानी होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप नोट करते चलिए जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ जो बेसिक बातें होती हैं। जब हमारा चैप्टर शुरू होता है हम चैप्टर में शुरू करने से पहले ही हमारी जो बेसिक बातें होती हैं उनको नोट करते हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सीरियस हो तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है फिर कि आप जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर से रिलेटेड उनको नोट करते हुए चलें। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। देखो क्या है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहा गया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए मीना ने कहा। कौन कह रही है? मीना। तो हमें बस इस प्रश्न में सिर्फ मीना की बातों पे विश्वास करना है, बाकी किसी की बात पे विश्वास नहीं करना। तो इस मीना को हमने यहाँ पर लिख लिया। और अब मीना क्या कह रही है उसकी बातें सुनो। मीना कह रही है कि यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। तो पहले मीना के दादाजी बनाओ। देखो मीना यहाँ पर है, मीना के पिताजी हो गए और मीना के जो पिताजी के पिताजी होंगे वही तो मीना के दादा होंगे। ठीक है, हमने बना दिया, ये मीना के ऊपर वाले दादा हो गए। अब वो कह रहा है कि जो मेरे दादाजी का इकलौता पोता है, इकलौता पोता है। समझ रहे हो बात?
दादाजी का इकलौता पोता कैसे होगा, ये सोचो। देखो, इकलौता पोता ऐसे होगा कि वो मीना का भाई भी हो सकता है। भाई मीना का भाई हो सकता है कि नहीं? मीना का भाई हो सकता है कि नहीं इकलौता पोता? भाई दोबारा ध्यान से सुनो सवाल को। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बनी, ठीक है। तो हम इसमें कह देंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सगा भाई। कैसे हुआ देखो फिर से समझो। मीना ने क्या कहा? मीना ने ये कहा कि कोई व्यक्ति है उसकी ओर, कोई लड़का है उसकी ओर संकेत करके मीना कह रही है कि यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। तो मीना के दादाजी ये हो गए पहली पीढ़ी के इंसान, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी हो गई। तो मीना जी के दादाजी का, जो मीना है उसके दादा का इकलौता पोता कौन होगा? खुद मीना का भाई होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया सगा भाई। हम एग्जाम में खुश होकर आ जाएंगे, हमने तो ठीक कर दिया। लेकिन चचेरा भाई तहेरा भाई भी तो हो सकता है, क्योंकि दादा भाई तुम्हारे अकेले के थोड़ी होंगे। अगर तुम्हारे पिताजी के और भाई हुए, एक या दो या तीन चार, तो दादाजी के कितने पोते पोती होंगी? आपने गिनती करी कभी बैठ के अपने दादाजी के पोते पोतों की? जैसे हमारे जो दादा दादी थे, हमारे पापा जी चार भाई हैं, सबकी बड़ी बड़ी फैमिलीज है। तो उस हिसाब से अगर हम कंडीशन नंबर 2 लगाए इसमें, तो देखो दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी। ये यहाँ पर मीना हमने बना दी। अब मीना के दादा हमने बना दिए, ये मीना के पापा हो गए। और मीना के जो पापा हो गए, यानी कि मीना के पिता के जो पिता हो गए, वो इसके दादा हो गए। अब इसके दादा का इकलौता पोता तो ठीक है, पर ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है कि इसके दादा के जो है मीना के कई सारे बेटे हो सकते हैं। जैसे इसकी बेटी हो गई मीना, तो इसका इकलौता पोता जो होगा वो ये भी तो हो सकता है। भाई मीना के दादा के दो बेटे हुए, एक तो मीना के पापा हुए, और दूसरा मीना के या तो चाचा कह लो या ताऊ कह लो। तो एक तो ये मीना खुद पोती हो गई, तो दूसरा इकलौता पोता ये भी तो हो गया। तो अब इस फिगर के हिसाब से बताओ, इस जो हमारा फैमिली ट्री बना है इसके अकॉर्डिंग ये लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर ये चचेरा भाई हो गया। अगर ये मीना का पिता है और ये मीना के पिता से छोटा भाई है, ये मीना के पिता का छोटा भाई है ये, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? चचेरा भाई हो गया मीना का। हुआ कि नहीं हुआ? चलो तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। यही सेम कंडीशन लेके चलो, क्या उसका मैं चित्र बनाऊं। अगर ये मीना के पापा से बड़ा होगा, जैसे मीना का ये पापा है ये, और ये मीना के पापा का भाई है, तो ये जो मीना के पापा का भाई है, अगर ये मीना के पापा से बड़ा हुआ तो अर्थात ताऊ का बेटा हो जाएगा कि नहीं? और ताऊ का बेटा क्या कहलाएगा? तहेरा भाई। और चाचा का बेटा क्या कहलाएगा? चचेरा भाई। तो इसलिए इस सवाल में हमारा देखो, ये सगा भाई भी ठीक है, चचेरा भाई भी ठीक है, तहेरा भाई भी ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम कह देंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैंने जो प्रश्न सेट करे हैं वो उस हिसाब से करे हैं कि आपको कई कई जगह दिमाग दौड़ाना पड़े, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपका दिमाग हर दिशा में दौड़े, ताकि प्रश्न के जो उत्तर हैं उस तक आप आसानी तक पहुंच सकें। तो गाइज ये वाला प्रश्न मैंने जानबूझकर बहुत सोच समझ कर रखा, ताकि आपको इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़े और आपकी समझ एक व्यापक हो सके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, फिर से मैंने इसमें 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिले तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन दिया गया तो क्या करना है, और अगर ये वाले ऑप्शन मिले तो क्या करना है। उस सोच के साथ मैंने इन प्रश्नों को रखा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न हमारे पास ये 14 है, प्रश्न एक ही है, लेकिन इसके ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं 3 तरह से। पहले तरह का ऑप्शन ये है, दूसरे तरह का ऑप्शन ये है, और इसी प्रश्न के तीसरे तरह का ऑप्शन ये है। चलिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन की। देखो सवाल में कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। किसने कहा भाई? आर ने। ये आर है। क्या कह रहा है आर? वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो ये आर है, देखो इधर, ये हमने इधर आर बना दिया। आर का दादा कैसे होगा? इस आर का पिता होगा कोई, ठीक है, इसके पिता का भी कोई पिता होगा, ये इसके दादा बन गया कि नहीं? दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो बताओ दादा की इकलौती पुत्री कैसे होगी? ये जो आर के पिता है उसकी बहन होगी कि नहीं? इकलौती पुत्री होगी दादा की, इसके पिता की बहन, पुत्री का पुत्र है, अर्थात ये
तो हमसे सवाल में पूछा है, तो बताओ कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ जी किस प्रकार संबंधित है। आर आर जो है इस लड़के का क्या लगेगा इनडायरेक्टली, ये पूछा है तुमसे। तो देखो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, ये जो पहला ऑप्शन हमें दिया है, पहले प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, तो चाहे ताता मतलब चाचा का लड़का हो, चाहे ताऊ का हो, चाहे बुआ का हो, चाहे मामा का हो, चाहे मौसा का हो, सबको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, कजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कजन। अगर ये वाले ऑप्शन दिए तुम्हें दूसरे टाइप के, ये वाले, तो इसमें हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा सगा भाई, चचेरा भाई, तहेरा भाई, मुमेरा भाई या फुफेरा भाई, बस भाई, क्योंकि इसमें बहन, पिता, पोता, भाई का एक ही ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी में वो स्पेशल करके कुछ लिख सकता था, जैसे भाई भी हो सकता है, बहन, कजन भी हो सकता है। तो इनडायरेक्टली देखो भाई तो नहीं होगा ना, सगा भाई तो नहीं होगा, तो वो कजन ही माना जाएगा। बहन तो है ही नहीं क्योंकि वो बेटा है, और पिता का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों एक ही पीढ़ी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से कजन हो जाएगा। और अगर रियल आंसर की हम बात करें, एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो बताओ आर इसका क्या लगेगा इस बेटे का। भाई आर इसका मामा का बेटे तो लगा, ममेरा भाई हो जाएगा, मुमेरा भाई जिसे बोलते हैं। भाई बात समझे कि नहीं समझे। तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी क्या लगी, बुआ, और जो बुआ के बेटे होंगे वो तुम्हारे पिता, मतलब तुम्हारे पिता तुम्हारे बुआ के बेटे क्या लेंगे, मामा। तो तुम उनके मुमेरे भाई हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। हमें प्रश्नों को ऑप्शन देखकर ध्यान में रखकर करना है, हालांकि इतना भी नहीं घबराना है प्रश्नों से। हमें तो हमारा फैमिली ट्री बनाना है, और फैमिली ट्री बनाने के बाद हम आसानी से हमारे प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपसे बार बार बोलता हूं कि ये जो हमारी क्लासेस आपको लंबी लगती होंगी कभी कभी, क्योंकि हमारी लगभग एवरेज 1 घंटा, पौन घंटा, कभी कभी सवा घंटा तक क्लास पहुंच जाती है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम एक तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत डिटेल में कर रहे हैं, वैरायटी वाले प्रश्न रखे हैं। मैं आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम फिर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सबको अच्छे से देखते चलें। तो इन सारे वैरायटीज वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में टाइम लगता है। दूसरी बात, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कराता हूँ ताकि आपकी समझ बढ़े। तो मैं इसलिए बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एक बार जब आप नोट्स बना लेंगे तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। आप उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको फिर से नए सिरे से क्लास पढ़ने की या किसी दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आप 2 या 3 या 4 पेज पर अपने नोट्स बनाकर कंप्लीट करके रख दोगे, तो बस आप उसी को एक बार रिवाइज कर लो, आपका पूरा जो टॉपिक है वो रिकॉल हो जाएगा। इसलिए हमारा टाइम लगता है क्लास में, जो हमारा टाइम आपको कभी कभी लगता होगा कि इतने घंटे की क्लास, तो ये बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू समझें, और उसी समझ के साथ आप अपने प्रश्नों को करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने नोट्स बनाएं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद आपको दोबारा इधर उधर कहीं भागने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो अपने आप में संपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर कभी कभी ये लगता हो कि वीडियोज लंबी है, तो उनका कारण सिर्फ इतना है कि हम फुल टॉपिक पढ़ते हैं जो भी पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस भी भरपूर करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं। चलिए गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, ये आपका होमवर्क। परंपरा के मुताबिक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपका होमवर्क होता है। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी आपका आंसर हो, A B C D। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले हर रोज की तरह इसमें भी आपसे मैं एक अपील करता हूं। अपील वही कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से इसको सब्सक्राइब कराएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों के पास हमारा ये चैनल पहुंचे और वो लोग भी हमारे इस चैनल से
लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।